नमस्कार सभी लोगों को। तो प्रेडिकेट और प्रोपोजिशनल लॉजिक के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उसके डिस्कशन को हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो आपका क्वांटिफिकेशन पे आया हुआ है। मतलब आपको स्टेटमेंट दिया है और उसको यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को यूज करते हुए क्वांटिफाइड एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर एवरी नंबर देयर इज ए नंबर ग्रेटर देन दैट नंबर। मतलब ये है क्वेश्चन कि हर कोई नंबर के लिए एक नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा जो उससे बड़ा होगा। तो दो अलग अलग क्वांटिफाइड वर्ड हैं, एवरी है और देयर एग्जिस्ट है। देयर इज है मतलब देयर एग्जिस्ट, तो यानी कि फॉर ऑल भी यूज करना है, देयर एग्जिस्ट भी यूज करना है। एक आइडिया आपको लग जाता है, लेकिन उससे पहले आपको प्रोपोजिशनल फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा। प्रोपोजिशनल फंक्शन पी एक्स वाई हमने एज्यूम किया, जिसमें ये लिखा गया है सेकंड नंबर ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर है, नंबर वाई इज ग्रेटर देन नंबर एक्स। लेकिन हर एक एक्स के लिए जो पहला नंबर है वो हर एक कोई ऐसा नंबर जो पहले स्थान पे है उसके लिए कोई एक बड़ा नंबर होगा जो कि वाई है। तो फॉर ऑल एक्स और देयर एग्जिस्ट वाई, पी ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। ये तो बहुत आसान था। दूसरा क्वेश्चन है, सम ऑफ एवरी नंबर, सम ऑफ एवरी टू इंटीजर इज एन इंटीजर। तो हमने सीधा एक ही प्रोपोजिशनल फंक्शन एज्यूम किया है, पी ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। इसमें समझने वाली बात यह है कि पी ऑफ एक्स आप में बता रहा है कि जो भी यहाँ पे लिखोगे वो इंटीजर होगा। अब चाहे एक्स लिखिए, चाहे एक्स प्लस वाई लिखिए या केवल वाई लिखिए, सब इंटीजर निकल के आएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, एक्स प्लस वाई क्या बता रहा है? दो इंटीजर का सम बता रहा है। तो यहाँ पे उसी चीज को यूज किया गया है कि फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई, क्योंकि एवरी टू नंबर है। एवरी वर्ड जो है दो अलग अलग तरह के नंबर के लिए यूज हुआ है, तो इसी नाते क्वांटिफिकेशन फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई किया गया है। अब पी एक्स एंड पी वाई फिर दोनों साथ लेके चलना है, तो एंडिंग किया गया है। और इम्प्लाई डेट पी एक्स प्लस वाई, यानी कि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इम्प्लाई कर रहा सम भी इंटीजर है। तीसरा जो क्वेश्चन है, नॉट एवरी मैन इज परफेक्ट। तो हर आदमी परफेक्ट नहीं है, ये बात बोला जा रहा है। मतलब कुछ हो सकते हैं परफेक्ट हो, कुछ हो सकते हैं नहीं, मतलब कम से कम एक तो है जो परफेक्ट नहीं है। इस बात को ध्यान देना। तो मैन और परफेक्ट, तो यक्स इज ए मैन, यक्स इज परफेक्ट। यहाँ ये कंफ्यूजन मत रखिए कि यक्स लिखें कि वाई लिखें, अलग अलग लिखेंगे कि सेम लिखें, इससे कोई मतलब नहीं है। आप कोई वेरिएबल लेके कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कम से कम एक आदमी जरूर है जो परफेक्ट नहीं है। इस क्वेश्चन का मतलब यही हुआ। तो देर एग्जिस्ट एक्स एम एक्स, मतलब जो आदमी है वो परफेक्ट नहीं है, कम से कम एक आदमी जरूर है ऐसा, तभी आपकी ये बात ट्रू हो सकती है। चौथा क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देर इज नो स्टूडेंट इन द क्लास हु नोज स्पेनिश एंड जर्मन। हालांकि हम स्पेनिश और जर्मन के लिए एक ही प्रोपोजिशनल फंक्शन लिए, आप चाहें तो अलग अलग ले सकते हैं कि जैसे यस ऑफ एक्स स्पेनिश मान लें, जी ऑफ एक्स क्या नाम है जर्मन मान लें, और फिर दोनों का कंजक्शन कर दीजिए। मैंने एल एक्स से ही केवल काम चला दिया है, मतलब एल एक्स की जगह पे एस एक्स और जी एक्स दो अलग अलग प्रोपोजिशनल फंक्शन आप एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही एल एक्स ही ले लिया है। और जब एस एक्स स्पेनिश के लिए लेंगे, जी एक्स जर्मन के लिए लेंगे, तो स्टूडेंट के लिए कुछ और ले लीजिएगा, के एक्स ले लीजिएगा, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन हमने एक ही में काम चला दिया है। तो एस एक्स सपोज किया गया कि स्टूडेंट है इस क्लास का, और दूसरा है एल एक्स मतलब एक्स नोज स्पेनिश एंड जर्मन। तो क्वेश्चन में लिखा गया है कि देर इज नो स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट क्लास में नहीं, यानी कि कोई नहीं जानता स्पेनिश एंड जर्मन। तो ये अगर आप नेगेशन छोड़ के पढ़िए, नेगेशन यहाँ पे लगा गया है उसको छोड़ दे रहे हैं, अगर इसको पढ़ेंगे तो क्या निकलेगा कि कम से कम एक स्टूडेंट है जो, एस एक्स मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट ऑफ क्लासरूम। इस क्लास का एक स्टूडेंट जरूर है जो स्पेनिश और जर्मन जानता है, लेकिन अगर कम से कम एक, अब अगर आप उसके, अब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, सो ऑन सभी हो सकते हैं, लेकिन अगर उसके आगे नेगेशन लगा देंगे तो क्या होगा, सारे केस में फॉल्स हो जाएगा। ना एक स्टूडेंट होगा, ना दो होंगे, ना तीन होंगे, ना सो ऑन ऑल होंगे, यानी कि सभी के सभी आपके स्टूडेंट इस क्लास के जो है स्पेनिश और जर्मन नहीं जानते हैं। तो ये लिख दिया गया। लेकिन इसी को अगर आप जो हमने समझाया था कि कैसे नेगेट करते हैं, तो नेगेट कैसे प्रोपेगेट करता है,
अगर आप नेगेशन यहाँ से हटा के अंदर लेके जाएंगे तो पहले ये देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स हो जाएगा। फॉर ऑल एक्स हो गया तो नेगेशन आपका चला जाएगा इन दोनों के बीच में, मतलब यहाँ पे चला आएगा ये एस एक्स और पी इम्प्लाइज एल एक्स, और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो वहाँ पे एल एक्स के पास में पहुँचा दिया गया है नेगेशन, और इस ब्रैकेट के पहले भी लिख के आप, मतलब कहने का मतलब है आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आंसर। तो पहला तो यहाँ छोड़ सकते हैं, दूसरा यहाँ छोड़ सकते हैं, तीसरा और सॉल्व करके आप अंदर नेगेशन लेके चले जा सकते हैं। तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये कन्वर्स, कंट्रा पॉजिटिव और इन्वर्स लिखना है। तो आपका जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो देखो आंसर में केवल ये 3 लाइनें हैं, लेकिन आप हमेशा कोशिश करिए कि टेबल जरूर बना दिया करिए। जैसे P एक वेरिएबल लीजिए, Q एक वेरिएबल लीजिए, कंडीशनल अपना लिख लीजिए, फिर उसका कन्वर्स लिख लीजिए, फिर उसका इन्वर्स लिख लीजिए, मतलब एक कॉलम। इन्वर्स में आप क्या लिखेंगे, नेगेशन P इम्प्लाई नेगेशन Q, और फिर लास्ट में एक कॉलम आप बनाएंगे कंट्रा पॉजिटिव के लिए, नेगेशन Q इम्प्लाई नेगेशन P, और इस टेबल को आप कंप्लीट कर दीजिए। 4 ही रो लिखने रहते हैं, एफ 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 टी टी एफ टी टी, और ये टेबल मैं प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ, और उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यूज फिल कर सकते हैं। लेकिन मेन जो क्वेश्चन के अंदर पार्ट है वो देखिए। तो ये लिखा है इट रेन्स देन आई विल स्टे एट होम। कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा, कंट्रा पॉजिटिव होगा नेगेशन Q इम्प्लाई नेगेशन P, यानी कि इफ आई विल नॉट स्टे एट होम देन देर इज नो रेन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कन्वर्स का क्या आंसर होगा, कन्वर्स मतलब होता है Q इम्प्लाई P, यानी कि इफ आई विल स्टे एट होम देन देर इज ए रेन, तो ये आंसर हो जाएगा। और इन्वर्स क्या हो जाएगा, इन्वर्स मतलब होता है नेगेशन ऑफ P इम्प्लाई नेगेशन ऑफ Q, तो ये हो जाएगा इफ देर इज नो रेन देन आई विल नॉट स्टे एट होम। ये आपका 6th क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे यूनिवर्सल मॉडस पोनेंट और यूनिवर्सल मॉडस टोलन कहा गया है। अगर सिर्फ मॉडस पोनेंट कहता तो इतना ही लिख के काम चला सकते हैं, बस ये ध्यान रखिए हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया करिए। अगर ऐसे ही मॉडस टोलन क्यों कहता तो आप इतना लिख के काम चला सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लेकिन बना दीजिएगा। लेकिन अगर यूनिवर्सल मॉडस पोनेंट और यूनिवर्सल मॉडस टोलन कहता है तो प्रेडिकेट लॉजिक में जो आप पढ़ें वो लिखना रहेगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। आप ये चाहे लिखें या ये ना लिखें, मतलब ये दोनों लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डायरेक्ट आप ये दोनों लिख सकते हैं, ये दोनों मैंडेटरी है लिखना। और ये मैं केवल असिस्ट करने के लिए लिखा हूँ कि उसी तरह से है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल पहले से यूनिवर्सल वर्ड है, तो यानी कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करके करना है, यानी कि फॉर ऑल एक्स करके करना है। और बाकी इसको प्रोपोजिशनल फंक्शन अगर लिखेंगे तो P ऑफ एक्स, Q लिखेंगे तो Q ऑफ एक्स हो जाएगा। बाकी ये P है तो P मतलब एक कांस्टेंट, x की जगह एक कांस्टेंट ले लीजिए, x की कोई एक वैल्यू, एंड हेंस आ जाएगा Q ऑफ ए आ जाएगा। तो एकदम सेम टू सेम इसी तरह से ऐसे आपका मॉडस टोलन वाला भी है। तो आई होप ये आपको समझ में आ जाएगा, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बाद जो है कुछ एग्जाम्पल भी इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो एग्जाम्पल हमने वैसे भी डिस्कस किया था एग्जाम्पल लेके कि x की वैल्यू a है, अब px कुछ एज्यूम कर सकते हैं कि x ये है और उसके कोई एक वैल्यू ले लेंगे, उस तरह से आप कर सकते हैं। फिर ये कंस्ट्रक्ट ए ट्रुथ टेबल, ये सबसे आसान क्वेश्चन यही सब होता है टेबल वोबल बनाने के लिए अगर आ जाए। तो यहाँ पे जैसे P इम्प्लाई Q डैश इम्प्लाई P डैश, तो डैश का मतलब नेगेशन ही होता है और कुछ नहीं होता है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो 2 ही वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल का कॉलम बन गया। फिर आपको ज़रूरत है P डैश Q डैश की, उसको कंप्यूट कर लिए। तो असिस्ट अपने अपने आप को सहयोग देने के लिए ऐसा कर लेते हैं, बाकी आप चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेट करिए क्योंकि उसमें मिस्टेक हो जाता है। अब ये कॉलम कंप्यूट करना है क्योंकि ये इंटरमीडिएट रिजल्ट है, तो इसको कंप्यूट कर लेंगे, तो यानी कि ये और ये देख के आप कंप्यूट कर लेंगे। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे एफ है, यहाँ पे टी है, तो निश्चित है टी ही आएगा
यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है, तब भी ट्रू आएगा, टी टी पे भी ट्रू आएगा, बस टी एफ पे फॉल्स आ जाएगा। ऐसे जो आपका ये वाला कॉलम कैलकुलेट हुआ और ये कॉलम है, इन दोनों की मदद से इसको फिल कर लीजिए। ऐसे ही दूसरा पार्ट भी आप कर सकते हैं। तो ट्रूथ टेबल बनाने का प्रैक्टिस जरूर होना चाहिए। कभी आ गया क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन यही होता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो फिर वैलिडेशन ऑफ स्टेटमेंट पे है। तो यहाँ पे देखिए, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे इसमें लिखा गया है, इफ इट डज नॉट रेन और इट इज नॉट फॉगी। तो रेन और फॉगी दो अलग अलग आपके स्टेटमेंट हैं, तो एक दोनों को एक एक सिंबल असाइन कर दिया गया। देन द सेलिंग रेस विल बी हेल्ड एंड द लाइफ सेविंग डिमॉन्स्ट्रेशन विल गो ऑन। तो सेलिंग के लिए एक आप कर लीजिए सिंबल, और लाइफ सेविंग डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए कर लीजिए। फिर उसके बाद सेकंड में लिखा गया है, इफ सेलिंग रेस इज हेल्ड, जिसके लिए ऑलरेडी आप सिंबल ले चुके हैं, द ट्रॉफी विल बी अवार्डेड। ट्रॉफी के लिए भी नहीं एज्यूम किया गया, तो ट्रॉफी के लिए टी एज्यूम कर लिया गया। अब उसके बाद लिखा है, द ट्रॉफी वाज नॉट अवार्डेड इम्प्लाई कंक्लूजन इट रेन्ड। तो आपका रेन ट्रू करके दिखाना है, और ट्रॉफी वाला एक आपका और प्रीमाइज हो जाएगा। तो टोटल आपके 3 प्रीमाइज हो जाएंगे। लेकिन ये वाला प्रीमाइज थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको लिखने आना चाहिए। यहाँ तक है पूरा, ना लंबा है। तो इफ इट डज नॉट रेन और इट इज नॉट फॉगी, मतलब ये मिला के समझ लीजिए इम्प्लीकेशन के लेफ्ट वाला हिस्सा है। और द सेलिंग रेस विल बी हेल्ड एंड डेमोन्स्ट्रेशन लाइफ सेविंग डेमोन्स्ट्रेशन विल गो ऑन। तो ये वाला सेलिंग से लेके यहाँ तक ये इम्प्लीकेशन के राइट वाला हिस्सा है। अब इसको समझिए, इफ इट डज नॉट रेन और इट इज नॉट फॉगी, एक तो दोनों के पीछे नॉट लगा हुआ है, तो यानी कि नेगेशन पी और नेगेशन क्यू हो जाएगा। और एंड आर कंजक्शन आर डिस्ट्रक्शन वर्ड यूज हुआ है, तो नेगेशन पी आर नेगेशन क्यू यहाँ से बना। फिर उसके बाद सेलिंग और लाइफ सेविंग डिमॉन्स्ट्रेशन, इन दोनों के बीच में एंड यूज हुआ है। एंड आर एंड यस, ये आपको समझ में आ गया। और बाकी तो इफ है और देन है, तो इफ देन यानी कि इम्प्लीकेशन का साइन बीच में इसीलिए लगाया गया है। ये पहला प्रीमाइज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। दूसरा प्रीमाइज आपका देखिए, इफ द सेलिंग रेस इज हेल्ड देन द ट्रॉफी विल बी अवार्डेड, बल्कि आसान है। तो सेलिंग के लिए आपने क्या सपोज किया है, आर, और ट्रॉफी के लिए टी, यानी कि आर इम्प्लाइड ट्रू, टी हो गया। और लास्ट में देखिए, द ट्रॉफी वाज नॉट अवार्डेड, यानी निगेशन टी हो गया। अब कंक्लूजन में इट रेंड आपको लाके दिखाना है। तो प्रीमाइज में केवल 3 ही दिए गए हैं। अब बड़ा इस कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे। अब सबसे आसान है कि 2 3 को पहले पकड़ लीजिए, तो वहाँ से आर की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो अब आप देखिए, एक बार फिर से मैं टेबल बना के आपको समझा देता हूँ। हालांकि ये टेबल सबकी जबान पे होना चाहिए, आर टी नेगेशन टी और आर इम्प्लाई टी। इसको एक बार मैं फिर से ध्यान से समझा रहा हूँ कैसे इन्फ्रेंस निकालते हैं। तो अब आप देखिए कि हमारे इसमें क्या दिया गया है। पहले आर टी का कॉम्बिनेशन बना लीजिए, एफ 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 टी टी एफ और टी टी। तो पहले ये एंट्री कर लीजिए, यहाँ भी ट्रू, यहाँ भी ट्रू, यहाँ फॉल्स और यहाँ ट्रू। अब आप देखिए, यहाँ पे एंट्री करिए नेगेशन टी वाले में। तो ये नेगेशन टी, इसको देख के आप कर सकते हैं। तो ये ट्रू आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा और यहाँ फॉल्स आएगा। अब अगला ऑब्जर्वेशन जो आप करेंगे वो देखिए क्या करेंगे, क्योंकि हमारे सारे प्रीमाइजेस ट्रू होते हैं, ये तीनों प्रीमाइजेस ट्रू हैं। तो यहाँ पे आर इम्प्लाइड टी ट्रू है, यानी कि एक रो आपको ये कंसीडर करना, ये कंसीडर करना, ये कंसीडर करना, बाकी ये वाला खत्म हो गया, इसको पहले ही हटा दिए। अब आप देखिए नेगेशन टी आपका ट्रू है, तो उस अब नेगेशन टी कहाँ कहाँ ट्रू है, जो बचे हैं 3, इसमें सिर्फ यहाँ पे ट्रू है। तो यही आपका मेन इन्फ्रेंस वाला रो है। तो इस इन्फ्रेंस रो में आपका आर क्या है, ये आप देखिए, आर है फॉल्स, आर फॉल्स है।
और हम सारी बातों को ट्रू की भाषा में लिखते हैं। आर फॉल्स मिला, आप ट्रू कैसे लिख सकते हैं जब नेगेशन आर आप इन्फ्रेंस निकालें। इसी नाते इन दोनों से, दूसरे और तीसरे से ये बात निकाली गई है, नेगेशन आर हमारा ट्रू है। अब ये इसको हम इक्वेशन 4 सपोज कर लिए, क्योंकि इक्वेशन इसीलिए लिखा जाता है रेफरेंस करने में आसानी होती है और कोई बात नहीं है। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद वाली कहानी और इंटरेस्टिंग है। अब आर देखिए, नेगेशन आर आपका ट्रू है, ध्यान रखिएगा, और ये पूरी बात ट्रू है। अब ट्रू ये पूरी बात कब हो सकती है? जब 3 सिचुएशन में ट्रू हो सकती है, या तो लेफ्ट वाला फॉल्स हो, राइट वाला फॉल्स हो, लेफ्ट वाला फॉल्स हो और राइट वाला ट्रू हो, लेफ्ट वाला ट्रू हो और राइट वाला ट्रू है। अब देखिए, नेगेशन आर आपका ट्रू, नेगेशन आर ट्रू है, लेकिन आर आर क्या निकलेगा? फॉल्स। और आर अगर फॉल्स निकल गया तो पूरी कहानी ये फॉल्स हो गई, क्योंकि दोनों में से कोई एक अगर फॉल्स हुआ तो आर एंड एस भी फॉल्स होगा। तो ये दोनों तो गए काम से, केवल यही एक बचा आपका, यही हमारा इन्फ्रेंस निकलेगा। तो यानी कि राइट वाली चीज़ आपकी जब फॉल्स है तो लेफ्ट वाला भी फॉल्स ही होगा, यानी कि ये वाला चीज़ आपका फॉल्स हो गया। अब इसको ध्यान से दिमाग में रखिए कि ये हमारा फॉल्स आया है। फॉल्स अगर आ गया, अब आप इस पे थोड़ा एनालिसिस करिए। नेगेशन पी आपका और नेगेशन आर नेगेशन क्यू आपका फॉल्स है। अब अगर मान लीजिए इधर हम नेगेशन लगा दे तो ये क्या हो जाएगा? इतना तो फॉल्स था, लेकिन नेगेशन आप लगाए तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे डिमॉर्गन लॉ लगा सकते हैं। डिमॉर्गन लॉ लगाएंगे तो ये कन्वर्ट होके आ जाएगा P एंड Q। तो P एंड Q अगर ट्रू है, ध्यान से मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको फिर से ये बात, कि ये इतना पोर्शन हमारा जो इन्फ्रेंस निकला था ये फॉल्स निकला था। जैसे ही अब नेगेशन लगा दिए तो ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो डिमॉर्गन लॉ लगाने की जगह मिल गई। नेगेशन अंदर जाएगा तो P हो जाएगा और ये Q हो जाएगा और ये R से एंड हो जाएगा। अब ये कब ट्रू होगा? जब दोनों इंडिविजुअली ट्रू हों। तो P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, यानी कि रेन भी है और फॉगी भी है। और हमको कंक्लूजन यही निकालना था कि रेन के बारे में क्यों निकालना था। तो दोनों बातें हमें रेन के बारे में ट्रू देखना था, तो रेन तो ट्रू मिल ही रहा, फॉगी चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, हालांकि फॉगी भी आपका ट्रू मिला है। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन ये था। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। अगला क्वेश्चन भी उसी तरह से है। तो यहाँ पे इफ़ निर्मला मिसेज एनी क्लासेस थ्रू इलनेस, तो चाहे तो आप निर्मला मिसेज क्लासेज एक सिंबल ले लीजिए, इलनेस के लिए एक सिंबल ले लीजिए। हालांकि मैंने इसमें एक ही सिंबल से दोनों को काम चला दिया है। इसलिए चलाया है काम क्योंकि इफ़ के बाद इतनी कहानी लिखी हुई है और इलनेस वाला आपका, और फिर यहाँ पे ही फेल्स हाई स्कूल, तो देन के बाद ये है। तो हाई स्कूल फेल के लिए एक सिंबल ले लिया है और क्लास मिस थ्रू इलनेस के लिए एक सिंबल ले लिया है। अब उसके बाद निर्मला फेल्स इस हाई स्कूल, देन ही अनएजुकेटेड, तो अनएजुकेटेड के लिए एक अनदर ले लिया। फेल के लिए पहले से एज्यूम किया गया था तो टेंशन है नहीं। निर्मला रीड्स ए लॉट ऑफ बुक, उसके लिए एक और सिंबल ले लीजिए। देन ही नॉट अनएजुकेटेड, एजुकेटेड के लिए ऑलरेडी आपने लिया था तो अनएजुकेटेड के लिए लेने की जरूरत नहीं, तो नेगेशन से काम चल जाएगा। और लास्ट में लिखा निर्मला मिसेज मेनी क्लासेस थ्रू इलनेस, इसी नाते मैंने इसको कंबाइन करके किया है, क्योंकि इलनेस को कहीं पे अलग से नहीं डिफाइन किया है, अलग से कहीं पे भी नहीं, जब भी आए हैं दोनों एक साथ आए हैं। इसी नाते ऑप्टिमाइज करते हुए मैंने दोनों के लिए एक ही वेरिएबल, एक ही सिंबल एज्यूम किया है। ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन में कहीं ये नहीं था कि अकेले निर्मला मिसेस क्लासेज आया हो या निर्मला इलनेस आया हो, अकेले अकेले नहीं आया, जब भी आया दोनों कंबाइंड रूप से आया है। इसी वजह से मैंने दोनों के लिए एक ही सिंबल एज्यूम करके रख लिया है। अब यहाँ लास्ट में आया है कि निर्मला मिसेज मेनी क्लासेस थ्रू इलनेस एंड रीड्स ए लॉट ऑफ बुक। तो अब यहाँ पे जो सारे सिंबल्स थे वो एज्यूम हो गए हैं। अब उसको प्रीमाइजेज में कन्वर्ट करते हैं। तो इफ़ देन है, ये तो सिंपल है, पी इम्प्लाई क्यू हो जाएगा, पी इम्प्लाई क्यू हो गया। दूसरा भी इफ़ देन ही है, तो
निर्मला फेस हाई स्कूल के लिए आपने लिया था फेस हाई स्कूल क्यू, और अनएजुकेटेड के लिए आर लिया था, इस नाते क्यू इम्प्लाई आर हो गया। और ये है निर्मला रीड्स ए लॉट ऑफ बुक, यानी कि यस। और देन क्या है, देन ही इज नॉट अनएजुकेटेड, तो यस इम्प्लाई नॉट है, नॉट है तो मतलब आर के पीछे, आर के पहले निगेशन लगेगा, यस इम्प्लाई निगेशन आर। और यहाँ पे लास्ट में है निर्मला मिसेज मेनी क्लासेस थ्रू इलनेस एंड रीड्स ए लॉट बुक, तो एंड मतलब कंजक्शन, निर्मला मिसेज मेनी क्लासेस मतलब पी, एंड रीड्स ए लॉट बुक यानी कि यस, आर पी एंड यस हो गया। अब इसको इन्फ्रेंस इसका निकालने की कोशिश करते हैं, तो पी क्यू क्यू आर से, तो यहाँ पे देखिए जो मेन चीज़ है कि इफ P इज ट्रू एंड P एंड S आर ट्रू, अगर P ये एक्चुअल में कॉन्फ्लिक्ट टाइप का था, तो ये कॉन्फ्लिक्ट मतलब इसमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है, वैलिडेशन नहीं चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो था इनकंसिस्टेंस पे आया है, मतलब कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन एराइज करके आपको दिखाना है। तो अब यहाँ पे वैलिडेशन बेसिकली नहीं है, वैलिडेशन से भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी मतलब कि दो चीज़ें, एक कोई ऐसा वेरिएबल जो आप एज्यूम किए हैं वो दो तरह कॉन्फ्लिक्ट दिखाएगा, मतलब ट्रू भी होगा और फॉल्स भी होगा, तो ऐसा हो नहीं सकता, इस नाते इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन इसीलिए है। तो अगर इसी नाते शुरू में आप खुद एज्यूम कर रहे हैं लेट पी इज ट्रू, तो अगर मान लीजिए P को ट्रू मान लेते हैं आप, तो P एंड S भी आपका ट्रू हो जाएगा। लेकिन P एंड S कब ट्रू होगा, जब S भी आपका ट्रू हो। तो P इज ट्रू एंड P एंड S आर ट्रू, क्योंकि P एंड S दिया ही गया और P को हमने ट्रू मान लिया है, तो S भी ट्रू हो गया। ठीक है, तो P को ट्रू एज्यूम किए हो और P एंड S ट्रू आपका गिवन है, प्रीमाइज है, इस वजह से तो यस आपका ट्रू हो गया, एक आपको मिल गया। अब यस इम्प्लाई निगेशन आर आपका ट्रू है, तो इसका मतलब है कि यस अगर ट्रू है तो नेगेशन आर आपका ट्रू होगा, यानी कि आर फॉल्स होगा, तो इसीलिए आर फॉल्स लिखा हुआ है। अब आर फॉल्स मिल गया तो क्यू 100% फॉल्स होगा, तो यहाँ से क्यू फॉल्स हो गया। अब क्यू अगर फॉल्स हो गया तो पी भी फॉल्स हो गया। ठीक है, क्यू फॉल्स हुआ तो पी भी फॉल्स हो गया। अब देखिए जब पी फॉल्स हुआ है और आप एज्यूम करके क्या चले, पी ट्रू, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया तो यानी कि हमारे सारे प्रीमाइज इनकंसिस्टेंस हैं, कंसिस्टेंट है। ये मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से रिव्यू करिएगा। तो इसमें मैं रिमाइंड आपको करा दे रहा हूँ फिर से कि चूंकि इसमें वैलिडेशन पे नहीं था, कंसिस्टेंट पे था, तो आप कोई, चूंकि इसमें से किसी एक के बारे में आइडिया आप लगाएं, कोई भी इन्फ्रेंस निकाल ही नहीं सकते हैं, तो एज्यूम लेना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे इस क्वेश्चन में था ये अकेले दिया था ट्रू, तो टी की मदद से आर या कुछ निकालते चले जाते हैं, एक अकेला कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इस वजह से आप, हालांकि यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि P भी ट्रू है, S भी ट्रू है, ये आप एज्यूम कर सकते हैं, एज्यूम भी ना करते तब भी काम चल जाता। वैसे ये कोई जरूरी नहीं कि एज्यूम ही करें, ये तो P एंड S दिया गया है, तो P को ट्रू ट्रू और S को ट्रू, ये आप यहीं से कर सकते हैं, ये लेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेट P इज ट्रू ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिना ट्रू एज्यूम किए ही आप कर सकते हैं, वैसे करते हैं तो कोई गलत नहीं होगा। तो P एंड S ट्रू है तो हेंस S ट्रू और P भी ट्रू, दोनों मिल गए आपको यहीं से। ये मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ, ये पहले स्टेटमेंट की जगह पे आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज कि P भी ट्रू है और S भी ट्रू है। अब यही P वाला आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, P से ट्रेवल्स करते चलिए और क्यू ट्रू मिलेगा, क्यू ट्रू मिलेगा तो आर ट्रू मिलेगा। अब आर ट्रू अगर मिल गया तो नेगेशन आर आपका फॉल्स होगा, तो यस यहाँ पे फॉल्स मिल गया, तो भी कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा। आप चाहे जैसे कर सकते हैं, एज्यूम करके भी कर सकते हैं, बिना एज्यूम के भी कर सकते हैं। तो 11th क्वेश्चन है आपका कि इसमें टाटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कंटीजेंसी को आपको डिफाइन करना है, और ये चेक वेदर इज ए टाटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कंटीजेंसी, इसमें मतलब क्या है। तो टाटोलॉजी, कंट्रडिक्शन, कंटीजेंसी में बता ही चुका हूँ
टाटोलॉजी कोई भी कंपाउंड प्रोपोजिशन तब होता है जब वो सारे सिचुएशन में मतलब प्रोपोजिशनल वेरिएबल के ट्रुथ वैल्यू के हर कॉम्बिनेशन के लिए ट्रू आए, और कंट्राडिक्शन तब होता है जब हमेशा फॉल्स आए, और कंटीजेंसी कब होता है जब कुछ के लिए ट्रू हो कुछ के लिए फॉल्स हो, मतलब ना ही टाटोलॉजी हो ना ही कंट्राडिक्शन हो। रही बात इसके ट्रुथ टेबल की, तो देखिए 3 वेरिएबल हैं पी क्यू आर, तो 3 कॉलम आपके पहले ये बन गए। अब उसी से पी एंड क्यू कैलकुलेट कर लिया, फिर नेगेशन पी नेगेशन आर डायरेक्ट कैलकुलेट करिए या कॉलम बना के करिए, इसी तरह फिर ये कैलकुलेट करिए, फिर ये कैलकुलेट करिए, और ये देखिए आ गया सब के सब ट्रू, यानी कि जो प्रीमाइज आपका जो आपका कंपाउंड प्रोपोजिशन दिया गया था वो टाटोलॉजी है। तो अभी मैंने केवल 22-23 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 23-24 और 24-25 का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।